फिल्म की शुरुआत में अंधेरे में अकेली बैठी एक महिला को दिखाया जाता है जो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति खींच ले जाती है। अब आगे के सीन में दो अमेरिकी सबसे अच्छे दोस्त एमी और स्टेसी को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड जेफ और एरिक के साथ मेक्सिको में छुट्टियां मना रहे होते हैं। कैंकन रिजॉर्ट में अपने दिन का आनंद लेते हुए एमी को अचानक एहसास होता है कि उसका बरेली वाला झुमका गुम हो गया है, इसलिए ग्रुप झुमके की खोज करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक जर्मन टूरिस्ट माथियास उनके पास आता है जिसे एमी का झुमका स्विमिंग पूल में मिला होता है। अब माथियास की इस ईमानदारी के लिए ग्रुप उसे अपने साथ ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट करते हैं। जैसे ही उनकी बातचीत आगे बढ़ती है तो माथियास उन्हें बताता है कि वह अपने भाई हेनरिक के साथ यहाँ आया था जो हाल ही में लापता हो गया है। अब क्योंकि उसका अंतिम लोकेशन घने जंगल के अंदर मायान खंडहर होता है, इसलिए मैथियास अपने दोस्त दिमित्री के साथ कल वहाँ जाने का फैसला करता है। फिर वह उन सब को अपने साथ चलने के लिए पूछता है और वे खुशी खुशी जाने को तैयार भी हो जाते हैं। इसके बाद वे सब मैथियास के साथ शाम को बीच पर मजा कर रहे होते हैं। इसी दौरान आखिरकार एमी नशे में हो जाती है और डांस करना चाहती है। वह अपने बॉयफ्रेंड से हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट पर डांस करने को कहती है, लेकिन जेफ पहले ही थक चुका होता है और अपने होटल के कमरे में चला जाता है। अब एमी, जिसे बहुत तेजी से डांस लगा होता है, मैथियास को उसके साथ डांस करने के लिए कहती है। जैसे ही दोनों डांस करने लगते हैं, स्टेसी और एरिक उन्हें देखते हैं और एरिक शर्त लगाता है कि एमी जल्द ही मैथियास को किस करेगी। अब एरिक के भविष्यवाणी के अनुसार ही नशे में धुत एमी मैथियास के करीब आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, स्टेसी उन्हें रोक देती है और अपने दोस्त को दूर ले जाती है। अगली सुबह माथियास, दिमित्री और दोनों कपल के साथ पुराने खंडहर की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बस स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें वहां से 18 किलोमीटर दूर एकांत खंडहर तक सफर ढूंढना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वे एक लोकल टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं और उससे उन्हें वहां ले जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ड्राइवर उन्हें सलाह देता है कि मायन टेम्पल घूमने के लिए अच्छी जगह नहीं है। इसके बावजूद वे जाने की जिद करते हैं और ड्राइवर को दोगुना किराया देने की पेशकश करते हैं, इसलिए ड्राइवर मान जाता है। फिर ड्राइवर उन्हें लाद कर जंगल की गहराइयों के बीच ले जाना शुरू कर देता है और आखिरकार उन्हें जंगल के बीच में छोड़ देता है, जहां से उन्हें पैदल यात्रा करनी होती है। अब एमी टेंशन में होती है कि वे यहाँ से वापस कैसे जाएंगे, लेकिन माथियास उसे बताता है कि उसके पास एक सैटेलाइट फोन है जो टैक्सी बुलाने के लिए कहीं से भी सिग्नल पकड़ सकता है। इसके बाद वे जंगल में और गहराइयों तक जाने के लिए एक हाथ से बनाए गए मैप का यूज करते हैं और वे जल्द ही हेनरिक की पुरानी जीप के पास आ पहुंचते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वे सही रास्ते पर हैं। कुछ देर चलने के बाद वे आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां जंगल के बीच में स्थित एक साफ स्थान और एक ऊंचा पुराना खंडहर होता है। लेकिन इससे पहले कि वे ऊपर चढ़ सकें, उनका सामना चाकू, धनुष, तीर और यहाँ तक कि बंदूक से लैस कुछ मायान ग्रामीणों से होता है। अब मथियास यह आश्वस्त करने की कोशिश करता है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है, साथ ही वह यहाँ आने का कारण भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वालों को स्पेनिश या अंग्रेजी पल्ले ही नहीं पड़ता है। इस बीच एमी इन सबको नजरअंदाज करते हुए पीछे खड़ी होकर अपने कैमरे से तस्वीरें लेने में लगी होती है। इस दौरान वह गलती से कुछ लताओं पर पैर रख देती है, जिससे ग्रामीण बेहद गुस्सा हो जाते हैं। यह सोचकर कि वे फोटो लेने के कारण नाराज हैं, दिमित्री माफी मांगते हुए कैमरा उन्हें देने की कोशिश करता है, लेकिन एक बूढ़ा मायान जो गांव का प्रधान होता है उसके सीने में एक तीर मारकर मौत के घाट उतार देता है। इससे तो ग्रुप की फटके चार हो जाती है और वे खंडहर की सीढ़ियों से ऊपर भागने लगते हैं। अब सबसे अजीब बात यह होती है कि कोई भी ग्रामीण उनका पीछा नहीं करता, बल्कि नीचे उनका इंतजार करने लगते हैं। एक बार टॉप पर पहुंचने के बाद ग्रुप को एक पुराना कैंप और एक कुएं मिलता है जिसके अंदर शाफ्ट लगा होता है। माथियास उस जगह के चारों ओर देखता है। एमी माथियास को मदद के लिए फोन करने को कहती है। हालांकि पहले हुए टकराव के दौरान ग्रामीणों ने उसका सैटेलाइट फोन जब्त कर लिया था। अब जब वे फंस चुके होते हैं तो जेफ उसे सुझाव देता है कि वे तब तक वहीं इंतजार करें जब तक कोई उनके बचाव के लिए न आ जाए। उनका मानना होता है कि अगर वे अगले दिन चेकआउट के लिए वापस नहीं लौटे तो उनके होटल कर्मचारी पुलिस को जरूर बुलाएंगे। तभी खंडहर के अंदर कहीं से एक फोन की घंटी बजती है। यह पहचानते हुए कि यह उसके भाई की रिंगटोन है, माथियास कुएं में नीचे जाकर जांच करने का फैसला करता है। वह एक लालटेन लेता है और अपने चारों ओर एक रस्सी का फंदा लगाता है और जेफ और एरिक उसे शाफ्ट की मदद से धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। दुर्भाग्य से रस्सी बहुत कमजोर हो चुकी होती है, जिससे वह टूट जाती है और माथियास नीचे गिर जाता है। घबराए हुए बाकी लोग यह फैसला करते हैं कि उनमें से एक को उसकी मदद के लिए नीचे जाना होगा।
होगा। जबकि लड़के रस्सी की मरम्मत करते हैं, स्टेसी जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे उसके चारों ओर रस्सी बांधते हैं और धीरे धीरे उसे नीचे उतारते हैं। हालांकि रस्सी इतनी लंबी नहीं होती है कि उसे पूरा नीचे तक ले जा सके। इस वजह से वह खुद को रस्सी से आजाद करके गंदे फर्श पर कूद जाती है। लेकिन किस्मत खराब होने के कारण वह एक टूटी हुई लालटेन पर गिर जाती है, जिससे कांच का टुकड़ा उसके घुटने में घुस जाता है। असहनीय दर्द के बावजूद वह टुकड़े को बाहर निकालती है और घाव को कपड़े के टुकड़े से ढकती है। फिर वह चारों ओर देखती है और मैथियास को चकनचूर हड्डियों के साथ पड़ा हुआ पाती है। अब यह महसूस करते हुए कि वह उसे अकेले नहीं उठा सकती, वह ग्रुप के बाकी लोगों को दूसरा तरीका सोचने के लिए अंदर से चिल्लाती है। इस पर एमी का सुझाव होता है कि वे मायन ग्रामीणों से मदद ले सकते हैं जो नीचे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जेफ का दावा होता है कि यह तरीका तो बहुत खतरनाक है। लेकिन हताश एमी इस तरीके को आजमाने का फैसला करती है। अब जैसे ही वह नीचे जाती है, जेफ भी उसके पीछे जाता है। उन्हें देखकर गांव वाले तुरंत उन पर अपनी बंदूक तान देते हैं और उन्हें वापस ऊपर जाने का आदेश देते हैं। फिर भी दोनों अपनी परेशानी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं। गुस्से में एमी झाड़ी का एक झरमुट फेंक देती है जो एक लड़के को लग जाता है। इससे गांव वालों को अजीब तरह से चिंता होने लगती है और वे लड़के की ओर इस तरह रुख करते हैं मानो वह अब अछूत हो गया है। वह समझाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है, लेकिन गांव वाले नहीं सुनते और बेरहमी से उसे गोली मारकर टपका देते हैं। डरकर जेफ और एमी अपने दोस्तों के पास वापस चले जाते हैं। अब इस घटना से उन्हें एहसास होता है कि मायान लोग लताओं से डरते हैं और वे उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन सभी ने उन्हें छू लिया है। तब ग्रुप को एक और आइडिया आता है। वे मैथियास को उठाने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रेचर बनाते हैं। मैथियास को स्ट्रेचर पर लादने में स्टेसी की मदद करने के लिए एमी शाफ्ट से नीचे उतरती है। इससे पहले कि लड़के उसे ऊपर उठाते, दोनों लड़कियां किसी तरह मैथियास को लादने में सफल हो जाती हैं। अंत में वे सभी इसे वापस सतह पर ला देते हैं। जेफ एक प्री मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैथियास की जांच करता है और उसकी हालत को गंभीर मानता है। बाद में दिमित्री के सामान को खंगालते हुए जेफ को अगली सुबह के लिए उसकी फ्लाइट टिकट मिलती है, जिससे उसे लगता है कि दिमित्री के दोस्त जल्द ही उसके न होने को नोटिस करेंगे, जिसके बाद वे उनकी खोज में आएंगे। एमी को आश्चर्य होता है कि उन्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चलेगा, जिस पर जेफ जवाब देता है कि दिमित्री के दोस्तों के पास इस जगह का दूसरा मैप है। इसी उम्मीद के साथ ग्रुप टेंट में सोने चले जाते हैं। दुर्भाग्य से उसी रात अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। जब स्टेसी अगली सुबह उठती है तो वह यह देखकर घबरा जाती है कि बेल का एक टुकड़ा उसके पैर के घाव में घुस गया है। वे तुरंत जेफ को देखने के लिए बुलाते हैं, जबकि एमी पसीने से लथपथ मैथियास को देखने जाती है। कुछ ही सेकंड बाद वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब बाकी लोग बाहर भागते हैं तो वे देखते हैं कि लताओं ने मैथियास के निचले पैरों को लपेटकर उसकी हड्डियों तक चूस लिया है। जेफ बेलों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वे बहुत ज्यादा हैं। कुछ ही समय बाद कुएं की गहराई से फोन की घंटी फिर से सुनाई देती है। अब जब वे भागने के लिए और भी अधिक बेताब होते हैं तो स्टेसी और एमी फोन की तलाश में एक बार फिर नीचे उतरने का फैसला करते हैं। हाथ से बनी मशालों से लैस दोनों लड़कियां अपना मिशन शुरू करती हैं। वे एक संकरे रास्ते से अपना रास्ता बनाती हैं और एक छोटे से कमरे में पहुंचती हैं जो पूरी तरह से लताओं से ढकी होती है। जैसे ही वे चारों ओर देखते हैं, वे एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट की लाश देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें उसके हाथ में एक टूटा हुआ फोन मिलता है, लेकिन यह वह नहीं है जिसकी घंटी बज रही है। कुछ देर बाद एमी का ध्यान लताओं के बीच लाल फूलों में से एक पर जाता है। अब जैसे जैसे वह इसके करीब पहुंचती है, उसे एक चौंकाने वाला रहस्य पता चलता है। यह पौधे ही होते हैं जो अपने पुंकेसर को हिलाकर रिंगटोन की आवाज को फिर से बना रहे होते हैं। एमी जिज्ञासावश फूल को छूने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बेलें अचानक उन पर हमला कर देती हैं। घबराहट की हालत में लड़कियां कमरे से बाहर निकलती हैं और बेलें के चंगुल से बाल बाल बचकर शाफ्ट से बाहर निकलने में सफल हो जाती हैं। अब कुएं से वापस बाहर आने पर एमी वह सब कुछ बताती है जो उसने अंदर देखा था। वह ग्रुप से तुरंत यहाँ से भागने की जिद करती है। हालांकि जेफ उसे ग्रामीणों की याद दिलाता है और सुझाव देता है कि वे मदद आने का इंतजार करें, लेकिन इंतजार करते करते माथियास की हालत लगातार खराब होती जा रही है। एक और चेकअप के बाद जेफ अपने दोस्तों से कहता है कि उन्हें माथियास के पैर काटने होंगे क्योंकि इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है। अब हर कोई पहले इस विचार के खिलाफ होता है, लेकिन जेफ दावा करता है कि अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो माथियास ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। उनके तर्क के बीच में माथियास उन्हें कमजोर आवाज में बुलाता है और उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। इसके बाद लड़कियों को तंबू के अंदर भेज दिया जाता है, जबकि जेफ और एरिक इस क्रूर काम को अंजाम देते हैं। वे हड्डियों को तोड़ने के लिए सबसे पहले एक पत्थर का इस्तेमाल करते हैं और फिर पॉकेट चाकू से उसे काट
देते हैं। इसके बाद खून को रोकने के लिए वे हीटिंग पैन से घावों को दागते हैं। एक बार हो जाने के बाद वे बाहर आते हैं और देखते हैं कि लताएं काटे हुए मांस को ले जा रही हैं। इससे पता चलता है कि लताएं मांसाहारी हैं और वे सभी के मरने का इंतजार कर रही हैं। जैसे ही रात होती है, दोनों लड़कियां टेंट में सोने चली जाती हैं, जबकि लड़के गांव वालों पर नजर रखते हैं। अब नींद न आने की वजह से एमी एरिक के बगल में बैठने के लिए बाहर आती है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, वह उनकी चल रही दुर्दशा पर रोने लगती है, इसलिए एरिक उसे सांत्वना देते हुए गले लगा लेता है। उसी समय स्टेसी रोने की आवाज सुनकर जाग जाती है। यह सोचकर कि एरिक और एमी एक साथ सो रहे हैं, वह टेंट से बाहर निकलती है और उन पर बेवफाई का आरोप लगाती है। जे, जो नीचे ग्रामीणों की जांच कर रहा होता है, हंगामा सुनता है और ऊपर की ओर आता है। जैसे ही वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, स्टेसी भड़क जाती है और दावा करती है कि अगर एमी ने उसे पहले नहीं रोका होता तो वह मैथियास के साथ पहले ही हो गई होती। अब जब चारों बहस कर रहे होते हैं तो लताएं लकवाग्रस्त मैथियास का गला घोंट देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह जेफ और एमी सीढ़ियों के टॉप पर बैठकर सूर्योदय देख रहे होते हैं। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने कल रात के झगड़े को सुलझा लिया है। तभी एरिक उन्हें टेंट में बुलाता है, जहां एमी उन्हें सांपों की तरह अपनी स्किन के नीचे रेंगती हुई लटाओं को दिखाती है। हालत को भांपते हुए जेफ उसके पैर और रीढ़ से बेल को हटाने के लिए अपने जेब चाकू का इस्तेमाल करता है और फिर जितना हो सके उसे पट्टी से बांध देता है। लेकिन इसके बाद भी स्टेसी को अब भी लगता है कि उनके अंदर और भी बहुत कुछ है और वह उसे बाहर निकालना चाहती है। अब उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उनकी बात गलत साबित होती है, क्योंकि वे उसके माथे पर एक और हिलती हुई बेल की चमक देखते हैं। इसके बावजूद वे इसे स्टेसी से छुपाते हैं और सुझाव देते हैं कि वे सभी कुछ समय के लिए आराम करें। अब जब सभी लोग सो जाते हैं तो स्टेसी टेंट से बाहर निकलती है और लताओं को हटाने के प्रयास में खुद को काटना शुरू कर देती है। कुछ ही समय बाद दूसरे लोग खुले घावों से भरी उन्मादी स्टेसी को खोजने के लिए बाहर निकलते हैं। एरिक उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह चाकू घुमाती है और गलती से उसकी छाती में वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जबकि बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक को लताएं खींच लेती है। यहाँ स्टेसी, जो अब दर्द और पश्चाताप से भरी होती है, उनसे उसे मारने की भीख मांगती है। अब जेफ ना चाहते हुए भी उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद जेफ अपनी गर्लफ्रेंड को भगाने का प्लान बनाता है। वह समझाता है कि वह नीचे एक डिवर्जन बनाएगा, जिससे उसे भागने के लिए कुछ समय मिल जाए। इसके बाद वह स्टेसी के खून को उसके ऊपर मल देता है और उसे नीचे तक ले जाता है। वह उसे जमीन पर लिटा देता है, ऐसा दिखाते हुए जैसे वह मर गई है। फिर वह गांव वालों को भड़काता और डांटता है और उनका ध्यान एमी से हटाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह अपनी बकवास जारी रखता है, एमी उठती है और हेनरिक की पुरानी जीप की ओर दौड़ती है, लेकिन गांव वाले उसका पीछा करते हैं। इस बीच गांव का प्रधान जेफ को कई तीर और गोली से मार डालता है। इधर एमी जितनी तेजी से दौड़ सकती है दौड़ती है और वह किसी तरह जीप तक पहुंच जाती है और गांव वालों के हाथों से बचकर जीप से भागने में सफल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह तेजी से आगे बढ़ती है, उसे अचानक अपने चेहरे पर एक बेल रेंगती हुई महसूस होती है। आखिरी शीन में दिमित्री के 2 ग्रीक दोस्त जंगल से गुजरते हुए और उसकी खोज में टेंपल तक आते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आपको फिल्मी फियर का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कसम से बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।